हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। आइए हम करते हैं इस लेक्चर में कक्षा 11वीं फिजिक्स के अध्याय 11 जिसका नाम है द्रव्य के तापीय गुण। इसके एक वाक्य में उत्तर या एक वाक्य में प्रश्नों का उत्तर, इसका सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। जैसे कि आप चाह रहे थे कि इस एक वाक्य के उत्तर पर भी एक लेक्चर या वीडियो बनाया जाए, तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। आप देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। इसके पहले हमने इस पूरे पार्ट का सॉल्यूशन कर लिया है। आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डली हुई है, इसकी लिंक डली हुई है, आप जाके वहाँ से विजिट कर सकते हैं और कक्षा 11वीं के फिजिक्स के संपूर्ण नोट्स एक ही प्लेलिस्ट में आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो प्रश्न पूछा है, यहाँ पर पूछा है किस प्रक्रिया में ऊष्मा देने पर भी पदार्थ का ताप नहीं बदल बढ़ता है। पदार्थ का ताप नहीं बढ़ता है चाहे उसको कितनी भी ऊष्मा दी जाए। तो देखिए, पदार्थ की ऊष्मा संचरण के लिए जो विधियाँ होती है उसमें एक प्रक्रिया होती है। हम प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, ऊष्मा संचरण की विधियों की हम बात नहीं कर रहे हैं। ऊष्मा संचरण की 3 विधियाँ होती है: विकिरण, संवहन और चालन। हम प्रक्रिया की बात यहाँ कर रहे हैं। तो प्रक्रिया में एक प्रक्रिया है गलन की। क्या प्रक्रिया है? गलन की। तो जब कोई पदार्थ गलता है तो उस समय यदि हम उसको कितना भी ताप दें, उसका टेम्परेचर उस कंडीशन में नहीं बदलता है जब तक कि वो जो वस्तु है पूरी तरह से गल नहीं जाती है, तब तक। तो गलन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा देने पर पदार्थ का ताप नहीं बढ़ता है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है, ऊष्मा स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो अभी हाल मैंने आपको बताया है कि ऊष्मा स्थानांतरण या ऊष्मा संचरण की 3 विधियाँ हैं। विधियों के नाम यहाँ लिख रहा हूँ मैं: चालन, संवहन और विकिरण। 3 विधियाँ हैं, चालन, संवहन, विकिरण। तो ऊष्मा स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो देखिए, जो चालन होता है उसमें वस्तु और माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। जो संवहन होता है उसमें वस्तु की माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जो विकिरण होता है इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आपको यहाँ पर इसके आंसर में लिखना है विकिरण। क्या लिख देना है? विकिरण यहाँ पर आंसर में आपको लिख देना है। थर्ड है मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता। मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता का एसआई मात्रक आपको लिखना है। तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता का एसआई मात्रक होता है जूल प्रति मोल केल्विन। क्या मात्रक है इसका? इसका मात्रक है जूल प्रति मोल केल्विन। ये इसका मात्रक है ऐसे पद्धति में। फोर्थ क्वेश्चन है, किसी वस्तु का ताप 2 गुना कर देने पर, कितना गुना करना है? 2 गुना करना है। वस्तु से उत्सर्जित कुल ऊर्जा कितने गुना बढ़ जाएगी? तो यहाँ पर जो ऊर्जा बढ़ेगी ये बढ़ जाएगी 16 गुना। कितने गुना बढ़ेगी? 16 गुना बढ़ेगी। अब ये आया किस प्रकार से है, तो चलिए हम देखते हैं। स्टीफन ने एक नियम दिया था कि जब किसी पदार्थ से प्रकाश उत्सर्जित होता है तो उसमें जो उत्सर्जित ऊर्जा होती है, स्टीफन ने दिया था ये। क्या नियम दिया था कि जो उत्सर्जित ऊर्जा होती है ई, वो उसको दिए गए ताप के 4 घात के समानुपाती होती है, यानी कि ई प्रोपोर्शनल टू टी पावर फोर्थ, यानी कि टी के 4 घात के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर आपको बोला है कि ताप ताप जो है इसका दुगुना करना है। तो आप इस टी की जगह आप 2t रख के देखिए। तो 2t की पावर क्या लिखना है आपको? 4 लिखना है, और 2 का 4 टाइम्स आपको इंटू करना है। तो ये होगा 16 और ये हो जाएगा T4। तो ये आ रहा है 16। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो E है वो 16 गुना बढ़ जाएगा, जो ऊर्जा है वो 16 गुना हो जाएगी। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस प्रकार के पदार्थों में संवहन विधि द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण होता है। तो किन पदार्थों में होता है? संवहन विधि के द्वारा। तो देखिए, जो संवहन की क्रिया होती है खाली ठोस पदार्थों में नहीं हो पाती है। तो इस कारण से यहाँ पर आपको आंसर लिखना है द्रव और गैस में। तो संवहन विधि के द्वारा जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो होता है द्रव और गैस में। किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने के ताप समान होंगे? किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने के ताप समान होंगे? तो ये होंगे -40 पर।
कौन सा ताप है वो, तो -40 ताप है। अब -40 आया कैसे, चलिए हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ बोला है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कौन सा मान समान होगा। तो देखिए एक संबंध है सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये इन तीनों तापों में संबंध है। हमसे बोला है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कौन सा ताप ऐसा होगा जो बराबर होगा। तो देखिए आपको यहाँ पर टी और एफ इन दोनों में बराबर ताप होना चाहिए, इस कारण से हमने इसमें मान लिया एक्स। तो इन दोनों में आप एक्स पुट करिए, तो ये होगा x/5 इक्वल x-32/9। यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। 9x होगा इक्वल 5x होगा माइनस यहाँ पर 5 का इंटू आप 32 में करना है, तो ये हो जाएगा है ना, 5 का 2 में करेंगे 0 होगा, 1 हासिल होगा और ये हो जाएगा 160। 5x को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस 5x इक्वल -160। 9x माइनस 5x इक्वल 4x इक्वल -160। ये 4 इसके डिवाइड में जाएगा तो x इक्वल हो जाएगा -160/4, और 160 को जब 4 से आप डिवाइड करेंगे तो x इक्वल आएगा -40 डिग्री। तो सी में और एफ में जो -40 डिग्री टेम्परेचर है वो दोनों सेम होंगे। तो यहाँ पर आपको आंसर लिख देना है -40। रोटी सेकने के तवे का पेंदा मोटा लेते हैं, यह उदाहरण किसका है, ऊष्माधारिता का है या विशिष्ट ऊष्माधार। तो देखिए ये सिंपल सा उदाहरण ऊष्माधारिता का है। आप यदि मोटे पेंदे की जगह यदि पतला पेंदा लेंगे तो उसकी ऊष्माधारिता ज़्यादा होगी, क्योंकि वो जल्दी से ऊष्मा को ग्रहण कर लेगा और जल्दी से ऊष्मा को उत्सर्जित कर देगा, जिससे क्या होगा, रोटी जल्दी जलना शुरू हो जाएगी। तो ये जो कारण है, मोटा लेंगे तो क्या होगा, उसकी ऊष्माधारिता थोड़ी कम होगी, तो ऊष्मा लेने में भी थोड़ा समय लगेगा और उत्सर्जित होने में भी कुछ समय लगेगा, जिससे रोटियां मोटे पेंदे वाले जो तवा होता है उसमें नहीं जलती है। तो ये जो उदाहरण है ये ऊष्माधारिता का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, ये ऊष्माधारिता का उदाहरण है। जल में ऊष्मा स्थानांतरण किस विधि के द्वारा होता है, जल में ऊष्मा स्थानांतरण किस विधि के द्वारा होता है, तो ये होता है संवहन विधि के द्वारा। कौन सी विधि के द्वारा, ये होता है संवहन विधि के द्वारा। कैलोरी और जूल में संबंध लिखिए। तो 1 कैलोरी बराबर होती है 4.18 जूल के। ये आपको यहाँ संबंध लिख देना है कि 1 कैलोरी बराबर होती है 4.18 जूल के। जल के असामान्य प्रसार का एक लाभ लिखिए। तो जल का जो असामान्य प्रसार होता है वहाँ पर क्या इसका उदाहरण है, तो इसका उदाहरण हो सकता है कि आपने देखा होगा कि ठंडे देशों में तालाब का जो ऊपरी सतह होती है तालाब की, वो बर्फ़ की तरह जम जाती है, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो मछलियाँ होती है वो जीवित रह पाती है। तो ये इसका उदाहरण है। आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ इसकी लाइन लिख देते हैं हम कि ठंडे देशों में तालाब की सतह पर ठंडे ठंडे देशों में तालाब की सतह पर बर्फ़ जमने पर भी उसके जीव जंतु तले पर जाकर जीवित रह सकते हैं। तो ये यहाँ पर आप एक लाभ लिख सकते हैं। और लास्ट प्रश्न यहाँ पूछा हमसे कि CO2 के त्रिक बिंदु का ताप 216.55 केल्विन हो, उस ताप को सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में व्यक्त कीजिए। तो उस ताप को आपको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में व्यक्त करना है। देखिए हम यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर जो केल्विन ताप दिया है वो दिया है 216.55। तो यहाँ पर जो केल्विन में ताप दिया गया है हम उसको लिख लेते हैं। तो जो यहाँ पर केल्विन का ताप दिया गया है वो दिया है 216.55 केल्विन में दिया गया है। आपको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में ज्ञात करना। तो यहाँ पर हमने संबंध, पहले जो एक सवाल था जहाँ पर ताप समान था वहाँ पर एक लिखा था इन तीनों में संबंध, उसका यूज हम यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो है
यहाँ पर सी और के इन दोनों में संबंध जो है उसके माध्यम से सी का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी बटे 5 बराबर होगा के माइनस 273 बटे 5। यहाँ पर अपोन में 5 और ये 5 दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ बच जाएगा सी बराबर के माइनस 273। यहाँ पर जो के का मान है वो लेना है हमें 216.55। हम लिख देते हैं सी इक्वल 216.55 माइनस 273। तो सी इक्वल हो जाएगा, देखिए 216.55 माइनस 273 से छोटा है तो माइनस में आपको आंसर प्राप्त होगा। और 273 में से जब आप 216.55 को माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 56.45। क्या मिल जाएगा? 56.45 आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। एक बार आप माइनस करके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद थर्ड यहाँ पर जो थर्ड संबंध है आपका एफ और के, यानी कि फ़ारेनहाइट में आपको मान निकालना था, फ़ारेनहाइट में हम निकाल लेते हैं। तो ये फॉर्मूला रहेगा एफ माइनस 32/9 बराबर के माइनस 273/5। ये मान है फ़ारेनहाइट में निकालना था तो के का मान हमें यहीं पर ही पुट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एफ माइनस 32/9 बराबर 216.55 और माइनस में होगा 273/5। 216 में से आपको 273 घटा लेना है। आप चाहे तो आगे घटा सकते हैं, यहाँ पर भी घटा सकते हैं। मैं यहाँ पर घटा रहा हूँ। तो देखिए ये होगा एफ माइनस 32/9 बराबर यहाँ पर बच जाएंगे माइनस के 56.45 और बटे में आपका बचेंगे 5। एफ माइनस 32/9 बराबर माइनस 5 से यहाँ हम डिवाइड कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा, एक बार गया, फिर एक बार, फिर एक यहाँ से शेष बच गया 2 और 9, यहाँ बटा 1 हो गया। अब उसके बाद आप यहाँ पर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पर करेंगे तो हमें मिलेगा एफ माइनस 32 बराबर माइनस में 9 का इंटू यहाँ करना है तो ये होगा 1, 8 शेष आएंगे, 18 और 8 26, 2 आएंगे 11, इसका 1 आएगा और ये 10 और पॉइंट यहाँ लग जाएगी 101.61 पर। इस 32 को यहाँ से उधर की तरफ आप भेज दीजिए तो ये हो जाएगा एफ इक्वल माइनस 101.61 प्लस 32। अब आपको यहाँ पर 101 में से 101.61 में से 32 को माइनस कर लेना है, क्योंकि 101 माइनस का है और ये प्लस का है तो संख्या घटेगी और जो आंसर आना होगा वो आएगा माइनस में। तो यहाँ पर आप इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो आपको आंसर प्राप्त होगा 69.61। क्या प्राप्त होगा? 69.61। इस प्रकार से जो क्वेश्चन था हमारा कि CO2 के त्रिक बिंदु का ताप 216.55 केल्विन हो तो उस ताप को सेल्सियस व फ़ारेनहाइट में व्यक्त कीजिए। तो दोनों को हमने बदल लिया है। तो यहाँ पर जो सेल्सियस में ताप आया है वो आया है -56.45 और फ़ारेनहाइट का जो ताप आया वो आया है क्या ताप आया है? माइनस में आया 69.61। यहाँ पर ये मान इस प्रकार से प्राप्त हुआ। आप यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन खुद से भी कर लीजिएगा, हो सकता है कि माइनस प्लस में मिस्टेक हो। वैसे आंसर इसके यही आ रहे हैं, एक बार खुद से भी चेक अवश्य कर लें। साथ ही सारे वीडियोस हम लाते रहते हैं कि फर्स्ट में का पूरा पूरा सोल्यूशन यहाँ पर आपको मिलता रहता है। बस खाली एक काम अवश्य कीजिए कि इस वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही बेल आइकन ऑन करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपकी जो भी डिमांड होती है आप उसको किसी भी वीडियोस के कमेंट में ज़रूर लिखें।
उसका आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा और उस पर भी वीडियोस बनाए जाएंगे।